नमस्कार। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर देखेंगे। इसके अलावा भी हम 2 टॉपिक और कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन सीख लिए थे सिस्टम ऑफ चार्जर के चलते, है ना? हम 3 चार्ज को लेके आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, 3 चार्ज रहते हैं तो। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका थोड़ा-सा हम लोग देखे थे कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड या हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे, एक बार सारे चार्ज को चलते किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते थे, वैसा नहीं होता था। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग करते थे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो अब बात करना है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड रहे, एक्सटर्नल फील्ड कहने का मतलब है कि किसी और फील्ड में अगर हम चार्ज को लेके जाएं, है ना? वो फील्ड हो सकता है किसी चार्ज के चलते क्रिएट हो, लेकिन उस चार्ज के बारे में हमें पता नहीं हो, सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हो रहा हो, है ना? तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। ठीक है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसमें एक्सटर्नल फील्ड जो रहेगा उसके चलते आपको या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा किसी पॉइंट पर, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप वर्क कैलकुलेट करके आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जनरली आपको किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा, मान लीजिए आपका वी आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको वी आर दिया रहेगा किसी पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर अगर हम चार्ज क्यू को लेके आएंगे तो चार्ज क्यू का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्यू वी आर। इसको अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं दो चार्ज का, है ना? Q1 Q2 दो चार्ज ले लेते हैं, उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं जहाँ पर हमको किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हम बताते हैं किस तरह से किसी दो चार्ज को हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड में लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो हम मान लीजिए पहला चार्ज Q1 को लेके गए, तो Q1 को अगर मान लीजिए हम लेके गए, ठीक है, Q1 को लेके गए उस फील्ड में, इस तरह से आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए। ठीक है। और Q1 चार्ज को यहाँ लेके गए, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल डिफाइन है ना? ये पॉइंट आर पे अगर हमको पोटेंशियल डिफाइन है वी आर, तो इस पॉइंट पे अगर हम Q1 चार्ज को लेके जाएंगे तो मेरा Q1 चार्ज को ले जाने में जो वर्क होगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो Q1 के चलते कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 वी आर। ठीक है। हम दो चार्ज को बारी बारी से लेके आएंगे, तो ये हो गया Q1 को लाने में। अब हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा चार्ज Q2 को लेके आएंगे। तो Q2 को लाने से पहले आप सोचिए कि एक तो मेरा ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना? और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है। इसके चलते कुछ वर्क करना होगा Q2 को लाने में, और Q1 जो चार्ज हम पहले से ला के रखे उसके चलते भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा जिस पॉइंट पर हमको Q2 को लेके जाना है, और Q1 के चलते भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर रहा होगा। तो पहले हम Q1 और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर जब Q2 को लेके आएंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है। सिंपली इसको कैसे दिखाएंगे? Q2 को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना पोटेंशियल लगा होगा एक्सटर्नल फील्ड के चलते सिर्फ, है ना? फील्ड के चलते कितना लगा होगा? फील्ड का अगर किसी पॉइंट R2 पर डिफाइन है पोटेंशियल VR2, तो उस पॉइंट पर ले जाने में Q2 को कितना मेरा वर्क डन हुआ होगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? तो यानी कि Q2 इंटू VR2। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आपका हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और फिर Q1 चार्ज पहले से मौजूद है, उसके चलते भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 बाई Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12। ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते Q2 को लाने में वर्क डन, और ये हो गया आपको Q1 चार्ज के चलते Q2 को लाने में वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपको सिर्फ Q2 को लाने में? टोटल वर्क डन हो गया आपको Q2 को लाने में, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इतना और Q1 के चलते इतना। तो Q2 को लाने में टोटल हो गया Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हम पहले से Q1 को लाए उसमें कुछ वर्क हुआ, Q2 को लाए उसमें इतना वर्क हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे। Q1 को लाने में इतना वर्क हुआ था, है ना, R1 पॉइंट पर, और Q2 को लाने में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और Q1 के चलते इतना वर्क हुआ, तो टोटल वर्क डन मेरा तीनों का सम से दे दिए और इतना हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरह से हुआ, जिस तरह से हम 3 चार्ज के चलते हम पोटेंशियल एनर्जी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किए थे। वहाँ था कि शुरू में Q1 चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि Q1 को लाने में भी मेरा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था तो इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हमको लगा। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में भी और बाद के प्रोसेस में भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हम कैलकुलेट किए कितना वर्क हुआ Q2 चार्ज को लाने में। तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा। लेकिन आप स्टेप को समझ जाएंगे तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन दे सिस्टम का, आप आराम से कर सकते हैं, है ना। ये सिंपल टॉपिक है। आपको अगर मैकेनिक्स का वर्क एनर्जी वाला अगर सारा आपको थ्योरम याद है तो उसी पे पूरा बेस ये चैप्टर अभी तक चल रहा है, एक तरह से आप देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं, चार्ज सिस्टम का तो बात हो गया, अब डायपोल का बात करते हैं, है ना। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे बेस पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालना है जिसमें 2 चार्ज है ना, कोई यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ 2 चार्ज है, उसके चलते हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, है ना। दोनों चार्ज दिया है आपका, एक है 7 माइक्रोकूलम, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। एक का पोजीशन दिया हुआ है -9 सेंटीमीटर 0,0 और एक 9 सेंटीमीटर 0,0, ये 3D कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये 7 आपको इस पोजीशन पर है और -2 माइक्रोकूलम इस पोजीशन पे है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर, है ना। आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल के देख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो Q1 को लाने में जो वर्क डन होगा वो तो 0 होगा, तो Q1 को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगा। Q2 को लाने में कितना लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, Q1 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, है ना, उसके चलते जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, तो Q2 के लाने के चक्कर में कितना लगेगा आपको, Q2 को लाने में वर्क डन, Q2 को लाने में आपको वर्क डन कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R12, यानी कि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, जो कि यहाँ से हम 18 सेंटीमीटर निकालें। ठीक है, ये Q2 को लाने में इतना लगेगा पोटेंशियल एनर्जी, और Q1 को लाने में लगा 0, क्योंकि पहले कोई एक्सटर्नल फील्ड तो था नहीं, कुछ था नहीं, इसलिए 0। ठीक, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन आगे दिखा दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि सेम सिस्टम को हमको लाना है, बस शुरू में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है इस तरह से, है ना, किसी R पोजीशन पर, है ना, R डिस्टेंस पर डिफाइन है, A/R², ए का एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के केस में हम देख लेते हैं। पहले केस में तो हम फार्मूला निकाल लिए थे, है ना। पहले केस में फार्मूला में सिंपली पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरे केस को हम सीधे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले में आपको याद है ना कितना आया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पहले केस में आपको आ गया था Q1 के चलते 0 और Q2 के चलते आपको आया था के Q1 Q2 बाई R12। तो इस फॉर्मूला में यहाँ पर आप 18 रख दीजिए, Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ, के का वैल्यू पता है, सिंपल है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। हाँ, हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल, उसी सिस्टम को, है ना, -7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो हमको कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब चार्ज Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 चार्ज के चलते इतना हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते वो आर किसी भी R डिस्टेंस पर डिफाइन है, VR, है ना। ठीक, A/R² करके डिफाइन है आपको, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ए बाई 1/r² डिफाइन है। तो वी आपको कितना हो जाएगा? वी आपको अभी याद है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन आपको निकाले थे, है ना, ई डॉट डी एल निकाले थे। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को हम आर से दिखा रहे हैं तो ई इंटू आर हो जाएगा। तो ई इंटू आर हो गया तो आपको जो वी का फॉर्मूला आ जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हो जाएगा वो ए बाई आर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आप किसी आर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ए बाई आर, है ना। आपको रिलेशन हम बता चुके हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन बता चुके हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते किसी आर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ए बाई आर, है ना। ठीक, तो यहाँ पर ए बाई आर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई भी दे रहा है ए बाई आर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हाँ, अब बात करते हैं कि हमको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया किसी आर पॉइंट पर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आर पॉइंट पर पता है तो Q1 के चलते पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा Q1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, और Q2 के चलते हो जाएगा Q2 इंटू एक्सटर्नल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट उसका वैल्यू दिया हुआ है, Q1 Q2 का वैल्यू रख दिए, आर का वैल्यू रख दिए। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर आर वेक्टर के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर 0.09 रखे किसी पॉइंट पर। आर पोजीशन को जब डिनोट करेगा तो उसका 0.09 वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिए थे R12 यानी कि R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस, वहाँ पर 18 ले रहे थे, है ना, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर जबकि 0.09 लिए क्योंकि यहाँ पर R1 पोजीशन के टर्म में डिफाइन है। ठीक है, तो पोजीशन तो उसका 0.09 मीटर ही है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये एक्सटर्नल फील्ड के चलते हुए आपको पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। अब जो Q1 को आपको लेके आएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड के चलते इतना लगा होगा, लेकिन Q2 को लेके आएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड के चलते भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगा होगा और Q1 के चलते भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगा होगा, है ना, जो अभी आप क्वेश्चन में हम आपको डिराइव भी करके दिखाएं। तो आप इतना तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला पार्ट, है ना, ये पार्ट यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप Q1 के चलते जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी ऐड कर देंगे, वो इतना हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 बाई 4πε0 R12। ठीक है, उसको हम अपने पहले प्रॉब्लम में उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए होंगे। ठीक है, उसका वैल्यू आया होगा 0.7 जूल, है ना, -0.7 जूल। इसको यहाँ पर बस वैल्यू को रख दिया, आप सिंपल कैलकुलेशन आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि दो चार्ज को जब ऐसे ही ला रहे हैं, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब किस तरह से हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, दोनों तरीका हम आपको बता दिए। हाँ, तो अब हमको बात करना था डायपोल का। तो डायपोल का बात करते हैं कि डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो ये डायपोल को हम पिछले चैप्टर में देखे थे, एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे थे तो वो रोटेट कर रहा था। ठीक है, अगर थीटा जीरो नहीं था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रहा है थीटा यहाँ पर, अगर वो जीरो नहीं होगा तो उस पर एक नेट फोर्स लगेगा और उस फोर्स के चलते वो टॉर्क महसूस करेगा। ठीक है, और नेट फोर्स के चलते जो टॉर्क महसूस कर रहा है वो उसके चलते वो मूव करेगा, और अगर मूव करेगा फोर्स फोर्स उस पर लग रहा है, मूव कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम क्या निकाल लेंगे? वर्क, और वही वर्क यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क जो हमको लग रहा था, अगर आपको याद होगा तो टॉर्क हम लोग निकाले थे पी डॉट ई, है ना, पी डॉट पी क्रॉस ई निकाले थे, पी क्रॉस ई निकाले थे पिछले चैप्टर में हम। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकाल लिए थे। इलेक्ट्रिक डायपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में रखे थे तो जो टॉर्क उस पर लग रहा था वो निकला था पी क्रॉस ई। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पे टॉर्क लग रहा था आपको, तो टाउ का वैल्यू था पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई को हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। तो जब इसको रखेंगे हम एक्सटर्नल फील्ड में तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा, है ना, ये कोई थीटा 1 जैसे कि यहाँ पर शुरू में होगा और फिर इधर इधर चल जा रहा है, तो थीटा 1 से थीटा 2 अगर जा रहा है तो इस फोर्स के चलते जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके चलते जो वर्क होगा वो हो जाएगा इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लग रहा है आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, उसके टर्म में हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, है ना।
तो इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जा रहा है, पी ई साइन थीटा का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, है ना, सॉरी माइनस कॉस थीटा, और उसका आप वैल्यू रखेंगे तो आपको आ जाएगा पी ई इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस थीटा वन, है ना, इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, ठीक है। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकल गया जब वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो डायपोल का भी हम एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, सिंपल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारा पिछले चैप्टर से कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यही होगा आगे भी आपको। हो सकता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जैसे हम बताए थे जब फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे थे कि यहाँ पर हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना आता जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला चैप्टर काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैकेनिक्स का भी वैसे भी बहुत सारा टर्म हम यूज कर रहे हैं, है ना, वर्क वगैरह का बहुत सारा टर्म अभी तक मैक्सिमम हम जब पोटेंशियल एनर्जी का चैप्टर चालू किए हैं तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लग गया कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार आपको इंटीग्रेट करके निकालना होगा कि वर्क कितना हो रहा, ठीक। तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट करिए, और ये जो वर्क हो गया यही हो गया आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल का बात हुआ। अब आप चलते हैं अपने इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, ठीक है। हाँ, एक नोटेशन आपको ये बताना था कि जनरली हम डायपोल के केस में अगर आपको सिर्फ एक ही एंगल दिया है तो हम इनिशियल एंगल पाई/2 यानी कि 90 डिग्री मान लेते हैं। अगर दो एंगल नहीं दिया है, सिर्फ एक ही एंगल दिया है, उस पर बता रहा है कि इस एंगल पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो इनिशियल एंगल हम आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या मान लेना है, 90 डिग्री, ठीक है। और उसके अनुसार आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा का कितना वैल्यू हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, तो आपको माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक, और पी ई कॉस थीटा आपको आ गया पी डॉट ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, तो इसमें हमको 6 प्रॉपर्टी पढ़ना है। चलिए बात करते हैं पहला प्रॉपर्टी का। पहला प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होगा, है ना। कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरह से कोई भी कंडक्टर है, तो जो अगर इसके अंदर कोई भी इंटरनल पार्ट, चाहे आप यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो, अगर इसमें चार्ज है भी तो आपको यहाँ पर अंदर इनसाइड के पार्ट में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस नहीं होगा स्टैटिक कंडीशन में, है ना। मतलब कि अगर चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, उस कंडीशन में बात करें तो आपको कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। मान लीजिए इसका उल्टा मान के चलते हैं कि मिलेगा, ठीक है। तो अगर मिलेगा तो क्या होगा, मिलेगा तो आपको अगर इनसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते आपको क्या हो सकता है कि जो भी ये चार्ज आपको कुछ फोर्स महसूस करे, है ना। तो हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तो क्या कह रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर है स्टैटिक सिचुएशन में, अगर कोई कंडक्टर है, कहने का मतलब उसके अंदर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 हम मानेंगे। मानेंगे कहने का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। क्यों ऐसा 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इनसाइड में 0 होता है। अगर मान लीजिए 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आप कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं तो आपको दिमाग में जानना चाहिए कि ये एक तरह का फोर्स है, यानी कि अंदर फोर्स है, और यानी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मौजूद है, और हम जानते हैं कि कंडक्टर उसी को बोलते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और जो आराम से मूव कर सकता है। तो जब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो उस फोर्स के चलते कंडक्टर में चार्ज मूव करने लगेगा, और ये स्टैटिक सिचुएशन नहीं रहेगा। तो ये हमारे एजम्पशन को क्या करता है, फॉल्सिफाई करता है ना। जो हम स्टैटिक मान के चल रहे थे उसको ये फॉल्सिफाई करता है कि अगर 0 नहीं रहा तो स्टैटिक भी नहीं रहेगा, है ना। तो यानी कि स्टैटिक कंडीशन के लिए 0 होना इलेक्ट्रिक फील्ड का
नेसेसरी है ना। जीरो नहीं हुआ तो चार्ज मूव करेगा और फिर हम उसको स्टैटिक कंडीशन नहीं बोलेंगे। तो स्टैटिक कंडीशन में जब कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी कंडक्टर के किसी भी इंटरनल पॉइंट पर जीरो होगा। ये है पहला प्रॉपर्टी कंडक्टर का, इलेक्ट्रोस्टैट का। कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बात हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहले इसको देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, है ना। कहने का मतलब है कि इस तरह से जो है, मान लीजिए ये तो इनसाइड में जीरो है, तो मान लीजिए चार्ज कंडक्टर है ना, कंडक्टर चार्ज है, तो इसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ना होके उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। कभी इस फॉर्म में आपको मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा जो भी सरफेस होगा उस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, अब बात आता है कि क्यों परपेंडिकुलर ही होगा और कुछ क्यों नहीं होगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है, किसी और फॉर्म में होगा, तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक इलेक्ट्रिक सरफेस के टेंजेंशियल, है ना। तो एक उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल अगर अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा तो यहाँ पर जो चार्ज मौजूद होगा उस पर वो फोर्स लगाएगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा सरफेस पे उसको मूव करने के लिए वो बोलेगा, और इस तरह से चार्ज को मूव होना पड़ेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, स्टैटिक कंडीशन में हमें सरफेस पे चार्ज मूव करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, इसका मतलब ये एजम्पशन गलत है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं हुआ तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और चार्ज मूव करता दिखाई देगा, जो कि स्टैटिक कंडीशन को इनवैलिड कर देगा। इसलिए कभी भी स्टैटिक सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पर, है ना, वो नॉर्मल होगा। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे कभी भी स्टैटिक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आती है तो आप डाउट में उसको पूछ सकते हैं। ठीक, चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो यही बात कर रहे थे, एक मिनट। हाँ, तो ये बात हो रहा था कि अगर आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा सरफेस पे, है ना। हम्म, हम्म। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद करते हैं, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी कि द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, है ना। स्टैटिक सिचुएशन में कंडक्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज, मतलब आपको चार्ज उसमें नहीं मिलेगा। सबसे पहला, अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा तो हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वो अभी भी वैलिड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है और हम क्या करें, अब इस प्रॉपर्टी में हम बात करें कि इंटीरियर में कोई चार्ज कभी भी मौजूद नहीं होगा, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो मान लीजिए हम कंडक्टर एक ले लेते हैं, क्योंकि एक मिनट। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के प्रॉपर्टी वन से जीरो होता है। हाँ, हम बात करते हैं कि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा। मान लीजिए कोई चार्ज है ना। अगर कोई चार्ज है तो आपको क्या होगा कि अगर फॉर सपोज इस यहाँ पे थोड़ा फिगर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये है, आपको एक कंडक्टर ले लिए, उसके अंदर कोई चार्ज है। अगर चार्ज है तो ये कंडक्टर है, तो हम बात करते हैं इनसाइड में जो होता है एक्सेस चार्ज नहीं होगा।
है ना, मतलब कभी भी इनसाइड कंडक्टर के अंदर हमें स्टैटिक सिचुएशन में कोई चार्ज नहीं मिलेगा। जब भी हमको चार्ज मिलेगा तो उसके सरफेस पे मिलेगा, है ना, उसके सरफेस पे मिलेगा। कभी इंटीरियर ऑफ कंडक्टर पे हमको कोई एक्सेस चार्ज नहीं मिलेगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम गॉस लॉ से, कि कहने का मतलब है कि अभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इंटीरियर पॉइंट पे क्या होता है, वो ज़ीरो होता है ना। इंटीरियर में कहीं कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इसका मतलब मान लीजिए हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, एक अंदर हम, ये हो गया कंडक्टर, इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक। और हम अंदर कोई एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ले लिए, ठीक। इसके अंदर भी इस सरफेस के थ्रू भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसके इस सरफेस के थ्रू, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जीरो होगा। जिसका मतलब सिंपली है कि अंदर जो भी आपको चार्ज है वो क्या है, जीरो है, तभी ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इसका मतलब अंदर चार्ज जीरो है, इसका मतलब है कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आप अप्लाई करके इस तरह से देखें कि इसको आप एज्यूम कर ले, है ना, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ले, इसका आउटर सरफेस को, तो अंदर में जो हो जाएगा इस चार्ज के चलते फ्लक्स जो भी होगा, इस एकदम इससे जस्ट जो छोटा सरफेस होगा उसको आप गॉसियन सरफेस मान लीजिए लेते हैं, तो क्या होगा कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है, तो इसके चलते जो बाहर फ्लक्स होगा जीरो होगा, इसका मतलब अंदर में चार्ज जीरो है, ठीक है। तो यही कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, जो कि हम देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी और गॉस लॉ को यूज करके हम बता दिए कि अंदर जो चार्ज है वो जीरो होगा स्टैटिक कंडीशन में, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज किए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसका मतलब है कि गॉसियन सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जीरो होगा, और गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई। अब बात करते हैं हम अपने प्रॉपर्टी नंबर फोर की, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है किसी भी कंडक्टर के सरफेस और उसके इंटीरियर पॉइंट, कहीं पर भी जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होगा, वो इंटीरियर पॉइंट पर भी सेम होगा। मतलब सरफेस पे जो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अंदर भी वही है। इसका मतलब है कि जो चार्ज को आपको सरफेस में लाने में जितना आपको वर्क लगा, उतना ही अंदर भी ले जाने में वर्क जो होगा सेम होगा। मतलब अंदर ले जाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से देखें कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और हम जब इस पिछले वीडियो में जब कैलकुलेशन करा रहे थे एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करा रहे थे, ठीक है, अगर ये आपको फिगर याद होगा, तो इसके चलते हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सरफेस स्फेयर के चलते कैलकुलेट करा रहे थे इनसाइड आउटसाइड पॉइंट पर। तो आउटसाइड पॉइंट पर हम बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, है ना। तो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा तो उसके चलते कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जबकि इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फोर्स एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ा होगा। तो जितना हमको सरफेस में लाने में फोर्स जो भी फील्ड लगा होगा, वर्क लगा होगा, जितना भी वर्क किए होंगे, उतना ही वर्क हमको अंदर ले जाने में, सॉरी, वर्क तो अंदर ले जाने में लगेगा नहीं, मतलब सेम वर्क में ही हमको बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए, एक्स्ट्रा वर्क किए, अंदर भी चार्ज चल जाएगा। इसका मतलब कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही आपको इंटरनल पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है ना, वो जितने सरफेस पे होता है उसके इंटीरियर पॉइंट पर भी सेम होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हुआ था प्रॉपर्टी नंबर फोर में, जिसको हम एक तरह से देखा जाए तो पिछले एक क्वेश्चन में हम लोग करके भी देख चुके हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव। तो प्रॉपर्टी नंबर फाइव है कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपली गॉस लॉ से प्रूफ हो गया है। इसका सेकंड एप्लीकेशन अगर आपको याद होगा, गॉस लॉ का चैप्टर 1 में सेकंड एप्लीकेशन याद होगा, तो वहाँ पर हम एक प्लेन सरफेस के थ्रू हम निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। गॉस लॉ लगा के निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के थ्रू कितना होगा,
आउटर पॉइंट पर। ठीक है, तो सेम अगर आपको याद है डेरिवेशन, तो वही डेरिवेशन हम यहाँ यूज किए हैं कि मान लीजिए ये हम एक सरफेस ले लीजिए जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, तो इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के चलते जो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस सरफेस से क्लोज जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू एरिया, यानी कि डेल्टा एस, ई इंटू डेल्टा एस। और गॉस लॉ लगाएंगे तो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डेल्टा एस कैंसिल, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। खैर ये वाला भी हम लोग प्रॉब्लम आपको गॉस लॉ के सेकंड एप्लीकेशन में करके दिखा दिए थे। तो कहीं पर भी सरफेस के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ये सिंपल था, इसका डेरिवेशन हो गया, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करने का जरूरत नहीं। तो 4 नंबर का भी हम लोग डेरिवेशन एक बार प्रॉब्लम में कर चुके हैं, 5 नंबर भी प्रॉपर्टी के डेरिवेशन हम लोग प्रॉब्लम में कर चुके हैं। अब आता है आपका 6 और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, जो कि हमको आगे एक और फेनोमेना को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। क्या, चलिए इंपॉर्टेंस का पहले इसका बात करें, नहीं पहले इसका बात कर लेते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि कभी भी जो कंडक्टर है उसके अंदर अगर कोई कैविटी है, मतलब उसके अंदर अगर इस तरह से कोई वैकेंट प्लेस है ना, खाली जगह है, तो उस खाली जगह में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब अभी तक हम जो कंडक्टर का बात करते आ रहे थे वो सॉलिड कंडक्टर था, है ना। अभी तक 5 प्रॉपर्टी को समझाने तक जब भी हम कंडक्टर का बात किए तो सॉलिड कंडक्टर का बात किए थे। अभी अब बात हम जो कर रहे हैं वो एक कंडक्टर जो है उसके बीच में अंदर एक खाली स्पेस भी है ना, या इस स्पेस में कंडक्टर के अलावा कुछ और चीज़ हो सकता है। ठीक है, जो भी, इसको हम कैविटी बोल रहे हैं, खाली स्पेस को कैविटी बोल रहे हैं। तो कह रहा है कि ये जो कैविटी है इसके अंदर आपको, कंडक्टर के अंदर के जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नहीं, इसको नहीं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि होगा क्या। आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप जब भी कोई चार्ज एक्स्ट्रा दीजिएगा बाहर से तो वो अंदर ना जाके सरफेस पर ही फैलेगा, है ना, वो अंदर वाले पॉइंट पर नहीं जाएगा, है ना, कभी कैविटी की तरफ कोई चार्ज नहीं जाएगा। वो जब भी चार्ज स्टोर होगा तो सरफेस पे होगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरनल कैविटी है वो हरदम चार्ज सेफ हो गया, है ना, उस पर कभी इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा ही नहीं, है ना। तो मान लीजिए आप हैं, आप एक अगर इसके कैविटी के अंदर हम एक इंसान को रखते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो कैविटी के अंदर अगर हम एक इंसान को रखते हैं, ठीक है, और बाहर से हम खूब करंट देते हैं तो उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस क्योंकि अंदर चार्ज जाएगा ही नहीं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है कि आप कैसे बिजली से बच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सडन कहीं जा रहे हैं बाहर और तेज़ बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया और बिजली कड़कने लगी, और इवन आपको दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास कुछ इलाके में बिजली गिर भी रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए आप एक बस के अंदर है ना, तो क्या आपको बस से उतर के भागना चाहिए पेड़ की तरफ, ठीक है, या बाहर खड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि आपको उस बस के अंदर ही बैठना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात करें तो आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस है, कंडक्टर जानते हैं जनरली वो किसी ना किसी मेटल का बना होता है, तो बस एक कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर है तो आप उसके कैविटी के अंदर बैठे हुए हैं, जो आप जगह है वो एक तरह का कैविटी हो गया, है ना, खाली स्पेस जिसके अंदर आप हैं। तो अगर उस कंडक्टर पे बिजली गिरेगा तो कभी भी आपकी तरफ वो करंट या चार्ज नहीं आएगा। तो इस तरह से आप सेफ रहेंगे। जबकि अब अगर बाहर निकले तो एक चांस बनता है कि एट रैंडम एक पॉसिबल चांस बनता है कि अगर बिजली गिरे तो आप तो कंडक्टर है नहीं, है ना, या जो भी है, आप पे डायरेक्ट बिजली गिरेगा। आपको सेव करने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं जिससे आप चार्ज जो है पास हो जाए। और इवन कि आपको पेड़ के साथ भी यही कंडीशन होगा
कि आप पेड़ के पास खड़े हैं तो आप उसके सरफेस के टच में हैं, है ना, तो अगर चार्ज आता है, ठीक है, तो सरफेस के थ्रू फ्लो होगा, ठीक, और इस तरह से आपको बिजली लग सकती है, आपको कुछ डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो सलाह यही है कि अगर आप इस तरह से फंसते हैं किसी कंडीशन में कि बिजली गिर रही हो, आप किसी बस के अंदर है तो उसी बस के अंदर आप बैठ सकते हैं, आपको कोई डैमेज नहीं होगा। हाँ, एक डैमेज हो सकता है, कभी कभी बिजली गिरने से बस में आग लग जाती है, तो उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं, ठीक है, हम बस चार्ज से आपको बचा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि किसी भी कंडक्टर में हम जब भी एक्स्ट्रा चार्ज डालेंगे तो उसके कैविटी में चार्ज नहीं जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये भी बात होता है कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो इस तरह से देखें कि किस तरह से कंडक्टर जो है अपने कैविटी को शील्ड दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए इस टर्म को हम बोल दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो इस हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के टॉपिक के लिए इतना हम 6 प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक है। तो अब ये कहीं पर भी कंडक्टर का बात अगर आपको किसी प्रॉब्लम में करता है ना, कि किसी को कंडक्टर या इंसुलेटर बोलता है, जैसे ही आपको कंडक्टर बोलेगा तो आप ये 6 प्रॉपर्टी को सोच सकते हैं अपने दिमाग में, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये 6 प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखना होगा अगर किसी भी प्रॉब्लम में कंडक्टर का बात करता है तो, है ना। पिछले कुछ प्रॉब्लम में हम बात भी किए थे कंडक्टर जब बोलता है तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए। तो असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर अगर बोलता है तो मेरा ये 6 बात आपके दिमाग में चल सकता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे, थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम लेंगे और फिर बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको समझने में आपको मज़ा भी आएगा। तो ठीक है, इस टॉपिक के लिए इतना ही, धन्यवाद।